हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन समझने वाले हैं भाई अपना कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई आपको एक रीजनिंग में, अगर आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी उसमें आपने समझा हो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हो भाई, आपको कोई भी एक पूरा वर्ड का कोड दे देते हैं, उसको अपन फिर डिकोड करके उसका मीनिंग समझ लेते हैं और अपन आंसर अपन टिक मार देते हैं। सबसे पहले मैं आपको भाई सिखाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग इसमें कहाँ से आ रहा है समझो। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अब क्या होता है ना भाई, कभी कभार क्या होता है, आप डेफिनेशन याद कर लेते हो, रट लेते हो, उसकी वजह से आप क्या करते हो, भूल जाते हो उनको। है ना। तो अब अगर आपको मेन वर्ड का मतलब पता हो तो भाई, अगर आप डेफिनेशन भूल भी जाओगे तो आप अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ आंसर लिखाओगे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। अब आप घर पे ध्यान करो, घर पे ध्यान करो। जो अपना डिटर्जेंट होता है भाई, डिटर्जेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, डिटर्जेंट को आप क्या बोलते हो। ना भी बोलते हो तो भाई आपको मम्मी लोग या पहले के लोग या फिर अभी भी इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, कॉस्टिक सोडा। डिटर्जेंट को आप क्या बोलते हो, कॉस्टिक सोडा। और जो अपना कॉस्टिक सोडा है वो क्या होता है भाई, NaOH, मतलब सीधी बात बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक होता है, एसिडिक थोड़ी ना होता है NaOH डिटर्जेंट, तो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब कॉस्टिक से आपको क्या समझ आया, क्या आपको समझ आ रहा है भाई, ये अपना क्या होगा, बेसिक होगा, या फिर NaOH की प्रेजेंस में होगा, या फिर NaOH होगा। NaOH अपना क्या होता है, बेस ही होता है ना। तो ये तो आपको समझ आ गया कॉस्टिक का मतलब। अब यहाँ पे आप समझो ब्रिटल, इसमें ब्रिटल लिखा है ना भाई, BRITTLE। अब ब्रिटल का मतलब आपको हो सकता है पता हो, ना हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड होता है। अब देखो, कॉस्टिक एम्बिटलमेंट का पूरा मतलब अपन समझते हैं। इसमें ये क्या करता है, इसमें ये क्या करता है, जो भी अपना बॉयलर का जो मटेरियल होता है, जैसे कि ये क्या है भाई, अपना Fe। Fe क्या है भाई, मान लो आयरन, आयरन है। इसमें ये क्या करेगा, जो भी अपना बॉयलर है, पानी है, पानी में NaOH की प्रेजेंस अगर ज्यादा होगी, बॉयलर में पानी में NaOH की प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, अपने मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें भाई छोटे छोटे क्रैक बना देगा, छोटे छोटे क्रैक बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपना बॉयलर खराब हो जाएगा और बॉयलर की इफिशियंसी कम हो जाएगी। आया समझ भाई। तो देखो, इस तरीके से भाई आपको डिकोड करके किसी ने समझाया हो तो अच्छी तरीके से, अगर आपको ये समझ आया हो तो भाई कमेंट में बताना, ठीक है। भाई कमेंट नहीं करते यार आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप कॉस्ट एलिमेंट में आपको समझ आया कि क्या होता है। NaOH की प्रेजेंस में अपने को क्या होता है, अपनी जो बॉयलर की मेटल है, बॉयलर की जो मेटल की सरफेस है वो कम, सॉरी क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब खराब तरीके से हो जाती है। हाँ, आ गया आपको समझ। मेन आप ये समझ लो भाई, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का वर्डिंग समझ लो, आपको डेफिनेशन सब समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर करोजन। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक टाइप है बॉयलर करोजन का। इसमें क्या होता है, मेटल अपना ब्रिटल हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, एंड क्रैक्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सुनो, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक ऐसा टाइप है करोजन का टाइप है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, जिसमें क्या होता है, जो अपना मेटल होता है, जो अपना मेटल होता है Fe, या फिर बॉयलर का जो सरफेस होता है, वो हार्ड हो जाता है और उसमें छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसमें NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसकी वजह से छोटे छोटे क्रैक आ जाएंगे। तो ये अपना होता है भाई कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। अभी लिखा तो था यार, है ना। इट यूजुअली ऑकर्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंट प्रेशर इन बॉयलर पार्ट्स। अब ये बता रहा है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कैसे होता है भाई। मान लो कभी कभार बॉयलर में हाई टेम्परेचर हो जाए, या ऐसे पार्ट्स बॉयलर में जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, वहां से उन रीजन की वजह से अपन को कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट देखने मिल जाता है। अब बॉयलर में कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ज्वाइंट लगे होते हैं, जहाँ पे बॉयलर थोड़ा बहुत बेंड हुआ होता है ना। अब रिवेट्स भी कुछ इसी तरीके का, मतलब ऐसा पॉइंट होते हैं जहाँ पे बॉयलर में ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा हो। अब जैसे भाई अपना ये नल है, नल ऐसा थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो इस पार्ट पे अपन ने ज्यादा स्ट्रेस दिया हुआ ना, तभी ये मुड़ा है। तो ऐसे पार्ट जहाँ पे भाई स्ट्रेस ज्यादा होता है बॉयलर में, वहां पे अपन को एक कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट देखने मिल जाती है, मतलब करोजन ही है ना एक तरीके का। तो वहां पे अपन को जंग वगैरह देखने मिल जाती है। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट ये हुआ है। अब इसमें क्या है, Na2CO3 प्रेजेंट इन वाटर डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। अब अपने वाटर में Na2CO3 है, Na2CO3 अपने वाटर में है, वो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा समय के साथ साथ और क्या बना लेगा, NaOH। अब ये NaOH बना रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, NaOH की कंसंट्रेशन वाटर में ज्यादा होती जाएगी और ये कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कर लेगा, है ना। अब देखो कैसे होता है। Na2CO3 अपने वाटर में प्रेजेंट है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaOH। समय के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा तो भाई अपने कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो जाएगी। देखो, आपको समझ आ गया भाई अच्छे तरीके से कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको समझ आई, और आपको ये कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहाँ कहाँ पे देखने मिल जाता है वो भी आपने देख लिया है, ठीक है। लिख लो इनको एक बार, उसकी रिएक्शन भी एक बार भाई लिख लेना, एग्जाम में लिख के आ जाना आए तो, है ना।
अब क्या बोल रहा था, कंसंट्रेटेड NaOH एंटर्स स्मॉल क्रैक्स एंड अटैक आयरन फॉर्मिंग सोडियम फेराइड। अब ये क्या बोल रहा है, जो कंसंट्रेटेड NaOH बना है, मतलब जो पिछली आपने रिएक्शन से समझा, ये यहाँ पे NaOH कैसे बना था, अरे NaOH कैसे बना था, Na2CO3 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाया था। अभी NaOH क्या करेगा भाई, ये छोटे छोटे जो क्रैक्स बन रहे हैं ना वाटर बॉयलर में, बॉयलर में क्रैक्स बन रहे हैं। अब देखो जंग लगेगी तो क्रैक बन रहे हैं, अब ये क्रैक में क्या करेगा, NaOH चला जाएगा, NaOH क्रैक्स में एंटर करेगा, और जिसकी वजह से क्या करेगा, आयरन फॉर्म करेगा सोडियम फेराइड, और ये क्या करेगा, क्रैक में जाके सोडियम फेराइड बना देगा। Fe है, Fe मतलब आयरन, आयरन में जो क्रैक है ना, मतलब क्रैक समझ लो है ना, क्रैक में क्या जाएगा, NaOH जाएगा, और ये क्या बना लेगा, सोडियम फेराइड, सोडियम फेराइड बना लेगा। दिस लीड्स टू इंटरग्रेनुलर क्रैकिंग एंड बॉयलर मेटल। मतलब अब देखो ये क्रैक में अपना भाई NaOH भराएगा, NaOH क्रैक में जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, इंटर ग्रेनुलर क्रैकिंग, मतलब धीरे धीरे मेटल में क्रैक्स बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉयलर का मेटल है वो वीक होने लगेगा। ठीक है, इट कैन कॉज सडन फेलियर ऑफ बॉयलर पार्ट्स इफ नॉट कंट्रोल्ड। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो सकता है, बॉयलर के जो पार्ट्स है ना वो सडन उनमें एकदम फेलियर हो जाए। अब मान लो मतलब कहीं जहां जहां पे कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो रहा है भाई, छेद सॉरी क्रैक हो रहे हैं, और भाई वो एकदम से फट जाए, हो सकता है फट जाए ना यार, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको अगर अपने कंट्रोल नहीं किया तो कोई भी ऐसे सडन फेलियर हो सकता है बॉयलर पार्ट्स में, है ना। तो एक बार लिख लो इनको। ठीक है, अब अपन समझेंगे भाई इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, किन किन रीजन की वजह से अपन को बॉयलर करोजन देखने मिलता है। सबसे पहले क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा, मतलब नाम से ही समझ आ रहा था, अगर कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो भाई अपन को कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट देखने मिलेगा। सबसे पहला कॉज तो यही होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH ज्यादा होगी तो अपन को कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट देखने मिलेगा। फॉर्म्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ Na2CO3 इन बॉयलर। ये आपको रिएक्शन में समझ आया था, Na2CO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 की प्रेजेंस ज्यादा होगी तो भाई पता ही है ना, Na2CO3 डिकम्पोज होकर एट लास्ट क्या बनाता है, NaOH। डिकम्पोज होके वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaOH। अगर इसकी भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो भी अपना कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट अपन को देखने मिल जाता है। इट हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस NaOH। अभी आपको रिएक्शन भी अपन ने पिछले उसमें समझी थी एक बार। ठीक है, थर्ड क्या है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने बताया था भाई, अगले पिछले स्लाइड में देखा था, अगर जहां जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां वहां पे भी अपन को कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट देखने मिल जाएगी। एक्सेलरेट द करोसिव एक्शन ऑफ NaOH, मतलब NaOH को जल्दी रिएक्ट करवाने में हेल्प करता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट जल्दी हो जाएगी। फोर्थ अपन क्या है भाई, स्ट्रेस्ड पार्ट्स ऑफ बॉयलर। स्ट्रेट पार्ट्स, अबे स्ट्रेस्ड पार्ट्स में भी मैंने आपको बताया था, जॉइंट्स, रिवेट्स, बेंड्स, सीम्स, ऐसे पार्ट जहां पे स्ट्रेस ज्यादा है, जिनको मतलब मोड़ा वगैरह स्ट्रेस, सब आप देखो समझ चुके, जहां पे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा हो, ऐसे पार्ट्स पे कॉस्टिक इम्प्रूवमेंट जल्दी देखने को अपन को मिल जाती है। फिफ्थ क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलीन क्रैक्स। मतलब जो छोटे छोटे क्रैक्स है ना, छोटे छोटे जो क्रैक्स बने इनकी, इनमें कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली ज्यादा हो जाएगी। अल्कली मतलब क्या होता है, बेस, और बेस में अपना क्या है, NaOH। अब इन NaOH में क्रैक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जंग लग जाएगी। जंग लगने से क्या होगा भाई, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। और ऐसी जंग जो NaOH की वजह से लगती है उसको ही अपन बोलते हैं कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, ठीक है। सिक्स क्या है भाई, पुअर बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। अपन ने जो वाटर डाला है बॉयलर में उसको प्रॉपरली ट्रीट करके नहीं भेजा, मतलब उसमें से Na2CO3 वगैरह ऐसी चीजें रिमूव करके नहीं भेजी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, अब अपन इसका देख लेते हैं भाई, प्रिवेंशन ऑफ कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, कैसे अपन बचाव कर सकते हैं कि अपने बॉयलर में कॉस्ट, जो बॉयलर की वाटर की सरफेस होती है ना, बॉयलर वाटर, अबे क्या बोलते हो, कट। अपन देखें भाई, प्रिवेंशन ऑफ कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कैसे होते हैं, मतलब जो बॉयलर मेटल की अपनी जो सरफेस है ना, मतलब जो लोहा है, उसमें अपन कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट होने से कैसे बचाएंगे। ठीक है, सबसे पहला भाई, यूज ऑफ सोडियम फोस्फेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब आपने क्या समझा था, Na2CO3 जो वाटर में प्रेजेंट है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2O के साथ रिएक्ट करके बनाता है NaOH। NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो कर लेता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो अपन सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 की जगह अपन उसमें वाटर में डाल दें सोडियम फोस्फेट। अब ये क्या होगा, सोडियम फोस्फेट NaOH फॉर्म ही नहीं होने देगा, तो जिसकी वजह से कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट नहीं बनेगी। सेकंड क्या है भाई, एडिशन ऑफ इनहिबिटर्स लाइक टेनिन एंड लिग्निन। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ इनहिबिटर्स डाल देंगे, टेनिन या लिग्निन। अब इनका काम क्या होगा, ये क्या करेंगे, जो छोटे छोटे क्रैक बने हैं ना अपने बॉयलर की जो सरफेस है, वाटर की जो सरफेस, जो मेटल की अपनी जो सरफेस है, उसमें छोटे छोटे जो क्रैक्स बने हैं ना, उसमें क्या करेगा, ये NaOH की एंट्री नहीं होने देगा।
मतलब अब ये क्या है भाई, इसमें अपन ने जैसे अपने बॉयलर है, जैसे ये अपना बॉयलर है, बॉयलर में मान लो यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे क्रैक है। अगर मान लो इसमें अपन टेनिन या लिग्निन नहीं डालेंगे तो भाई इसमें एनओएच एंटर कर जाएगा। अब मान लो इसमें अपन ने वाटर में टेनिन डाल दिया था, ये क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा यहाँ पे इस क्रैक के ऊपर। उसके वजह से क्या होगा, वो अपना एनओएच नहीं जा पाएगा और अपना भाई कॉस्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। थर्ड क्या है, कंट्रोल ऑफ एल्कनिटी। मतलब एल्कनिटी का मतलब क्या होता है भाई, पीएच को मेंटेन करके रखना, ना ज्यादा उसको बेसिक जाने देना, ना ज्यादा उसको एसिडिक जाने देना। उसकी अपन को एल्कनिटी को मेंटेन करके रखेंगे। अब बेसिक कब होगा भाई, जब उसमें एनएच की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अपन उसकी एल्कनिटी को मेंटेन कर लेंगे, मतलब एनएच की कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देंगे, तो कॉस्टिक इम्प्रूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो मेंटेन प्रॉपर पीएच टू अवॉइड एक्सेस कॉस्टिक कंसंट्रेशन। मतलब एक प्रॉपर पीएच मेंटेन करके रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्टिक की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मतलब सीधी बात, एनएच की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो भाई कॉस्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आया समझ। फोर्थ फोर्थ भी है भाई, रेगुलर ब्लो डाउन ऑपरेशन। देखो ब्लो डाउन ऑपरेशन फिर से आपको आ गया इसमें भाई, इसमें आप मेरे को बता देना अगर ये ब्लो डाउन ना आपको समझ आ रहा हो, तो इसकी वीडियो बना दूंगा पूरी, कमेंट में बता देना मुझे ना। तो ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, सॉल्ट जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट होते हैं ना, उनको वाटर के नीचे सेटल करवा के उसको इजिली रिमूव कर लेते हैं ना। तो अपन रेगुलर ब्लो डाउन ऑपरेशन करते रहेंगे। रिमूव्स कंसंट्रेटेड बॉयलर वाटर एंड इम्प्योरिटीज। इसमें क्या करेंगे, जो बॉयलर में सॉल्ट या इम्प्योरिटीज वगैरह है उसको टाइम टू टाइम अपन रिमूव करते रहेंगे, है ना। फिफ्थ क्या है, प्रॉपर बॉयलर डिजाइन। मतलब अपन जो बॉयलर की जो अपन डिजाइन लेंगे उसको प्रॉपर लेंगे, मतलब अपन उबड़ खाबड़ तरीके का बॉयलर की डिजाइन चूज नहीं करेंगे, जिसके वजह से उसमें इजिली क्रैक क्रैक बन जाए और ऐसी कॉस्टिक इम्प्लीमेंट जैसी चीजें हो जाए, ठीक है। सिक्स क्या है भाई, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। मतलब कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा देंगे। अब आपको पता होगा यार, अपन क्या होता है, टेबल वगैरह होती है ना, उसको अपन लोहे के जो पाइप होते हैं उस पर अपन पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश का काम क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है मेटल के ऊपर, जिसके वजह से क्या होता है, वो जंग वगैरह उसके ऊपर नहीं लग पाती। सेम ऐसी कुछ अपन प्रोटेक्टिव कोटिंग वगैरह लगा देंगे अपने मेटल के ऊपर, जिसके वजह से क्या होगा, कॉस्ट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मेटल विद कॉस्टिक सॉल्यूशन। जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक लेयर बना लेगी, जिसकी वजह से मेटल का कांटेक्ट डायरेक्टली एनएच से नहीं हो पाएगा। और अगर मेटल कांटेक्ट डायरेक्टली एनएच से नहीं होगा तो भाई कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट भी नहीं होगा। और कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक टाइप है करोजन का, ठीक है। तो देखो भाई, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आगे से ज्यादा जनता कंफ्यूज रहती है भाई, बॉयलर करोजन क्या होता है, रस्ट क्या होता है, और कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा भाई। अ, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, है ना। अगर आपको जो बॉयलर करोजन या फिर ब्लो डाउन ऑपरेशन वगैरह भी आपको समझना हो ना, तो भाई कमेंट में बता देना, मैं उसकी भी एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, है ना। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, ठीक है। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।